कहानी की शुरुआत मुंबई से होती है, जहां पर हमें रोशन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी एक टैटू की दुकान है। वो टैटू बनाता भी है और उसका फायदा भी उठाता है। फायदा किस तरह उठाता है वो तो अभी आप देख ही रहे होंगे, लेकिन इस बार वो अपनी हद पार कर देता है। उसका हाथ कुछ ज्यादा ही अंदर जा रहा था, तो इसलिए लड़की उस पर गुस्सा हो जाती है, उस पर चिल्लाती है और उसे लात घुसे मारने के बाद पुलिस वालों के हवाले कर देती है। थाने में उसकी जमकर पिटाई होती है, वो अलग। अब ऐसे वक्त में सिर्फ दोस्त ही काम आते हैं। जब माजिद को पता चला कि उसका ठरकी दोस्त फिर से अपने ठरकीपन की वजह से जेल में बंद है, तो वो वापस से उसे छुड़ाने के लिए चला जाता है। हाथ पैर जोड़ करके जैसे तैसे करके वो अपने दोस्त को छुड़ा लेता है और फिर से उसके सामने ज्ञान पेलना शुरू कर देता है कि देख भाई, ठरकीपना बंद कर दे यार, तेरी वजह से मैं जेल के चक्कर लगाता हूँ। रोशन कहता है कि मैं भी मजबूर हो गया था भाई, इस बार मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। इतनी कड़क थी कि हाथ कंट्रोल ही नहीं हुआ, वो अपने आप ही अंदर जाने लगे। तभी माजिद उससे कहता है कि देख भाई, अगर ऑफलाइन हाथ डालेगा तो जेल के अंदर जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इससे अच्छा तू ऑनलाइन हाथ डाल, वहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो रोशन को दिल धड़क ऐप के बारे में बताता है, जिस पर लड़कियाँ कुछ पैसे लेकर के मर्दों को एंटरटेन करती हैं। मतलब कि एक प्रकार से पैसे लेने के बाद वो मर्द के इशारों पर नाचती हैं, उनसे जो बोला जाता है वो वही करती हैं। अब इसके बाद रोशन घर आता है और दिल धड़क ऐप में अपना हवस पाना शुरू करता है। काफी देखने के बाद उसे एक लड़की पसंद आती है और वो उसी लड़की का वीडियो देखने लगता है। उस लड़की के बारे में अंदर तक जानने के लिए उसका सब्सक्रिप्शन भी खरीद लेता है। 15 मिनट के 2000 रुपए चार्ज कर रहे थे। इतना तो बड़ी मुश्किल से कोई एक दिन में कमाता होगा जितना ये 15 मिनट में कमा रही हैं। फिलहाल सब्सक्रिप्शन लेने के बाद रोशन उस लड़की को ऊपर से लेकर के नीचे तक खोलना शुरू करता है। जैसा जैसा रोशन बोलता है वैसा वैसा लड़की करती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वो लड़की अपना नाम अनीसा बताती है। जब रोशन उससे अपना मास्क हटाने के लिए कहता है तो वो कहती है कि मास्क हटाने के बदले में 25,000 देने होंगे। उस लड़की का चेहरा देखने के चक्कर में रोशन तुरंत 25,000 रुपए उसे पे कर देता है। बदले में अनीसा अपना मास्क उतार करके उसे दिखाती है, मतलब अपना चेहरा दिखाती है। अनीसा का चेहरा देख लेने के बाद वो उसके पीछे और बावला हो जाता है। अनीसा का टॉप कस्टमर अब रोशन बन जाता है। जब भी वो ऑनलाइन आती थी तो सिर्फ रोशन से ही बात करती थी, क्योंकि रोशन पहले से ही पैसे दे करके उसका इंतजार करता था। धीरे धीरे रोशन की तड़प बढ़ने लगती है। वो अनीसा से कहता है कि अब ये ऑनलाइन वाला सिस्टम बंद करते हैं, मुझे ऑफलाइन मिलना है, मुझे तुमसे प्यार करना है, तुम्हें टच करना है। जिस पर अनीसा उससे कहती है कि ऑटो में बैठने वाले BMW के सपने नहीं देखते, चलो फटाफट स्टॉक बुक करो, टाइम खत्म हो रहा है और कस्टमर लाइन में लगे हैं, हर वक्त सिर्फ मेरी लेने के चक्कर में रहते हो बस। अब इसके बाद कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हमें दिव्या नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो अपने पति सौरभ के साथ में रहती है। बाजार से जब वो घर पर आती है तब उसकी सासू माँ उस पर भड़क जाती है, ये बोल करके कि रोज रोज बाजार जाने की क्या जरूरत है। जिस पर दिव्या कहती है कि आज वो पार्लर में गई थी। जिस पर उसकी सासू माँ कहती है कि पार्लर वालर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, शादी को हुए 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने में तो पति अंदर से लेकर के बाहर तक सब कुछ देख चुका होगा, तो अब चेहरे पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल दिव्या ज्यादा कुछ बोलती नहीं है, वो बात सुन करके सर झुकाकर अंदर चली जाती है। मतलब कि वो काफी संस्कारी है और अपनी मर्यादा में रहती है। उसे महसूस होता है कि उसका जो पति है वो थोड़ा सा टेंशन में है। वो उससे पूछती भी है कि आखिर क्या बात हुई है, तो मुझे बता सकते हो। असल में सौरभ ने इस गांव में कैफे स्टार्ट करने के लिए 25 लाख का लोन लिया था। बिजनेस तो ठप हो गया है, लेकिन लोन तो चुकाना पड़ेगा ना। इतने बड़े लोन को चुकाने के लिए वो अपना एक पुराना घर बेचना चाहता था, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि उस घर में इसके भाई का भी हिस्सा है। घर बेचने के लिए दोनों का साइन होना जरूरी है, लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आज से 7 साल पहले सौरभ के भाई को पिताजी ने मार करके बाहर भगा दिया था। मतलब कि 7 सालों से इनका बातचीत बंद है। हालांकि दिव्या अपने पति को समझाते हुए उससे कहती भी है कि अगर अपना काम हो तो सामने से कॉल कर लेना चाहिए, जरूरत तुम्हें है, तुम एक बार कॉल करके उसे बुलाओ तो क्या पता वो आ जाए। अब इसके बाद में रोशन को दिखाया जाता है जो कि अनीसा से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। वो अनीसा से कहता है कि ये ऑनलाइन वाला सिस्टम बंद करते हैं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मुझे तुमसे शादी करनी है। जिस पर अनीसा उससे कहती है कि देख, बड़े बड़े सपने मत देख, बात करनी है तो कर, मुझे पता है कि तेरे अंदर सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। उसी समय रोशन के फोन पर किसी का कॉल आता है और ये कॉल कोई और नहीं बल्कि सौरभ ने किया था। दरअसल रोशन ही उसका भाई है। वो अपने भाई को फोन पर कुछ बताता नहीं है, वो बस उसे वापस गाँव आने के लिए बोलता है।
रोशन को अपने गांव गए लगभग 7 साल हो चुके थे, इसीलिए गांव जाने का उसका भी बहुत मन था। और अब आप समझ गए होंगे कि आखिर किन हरकतों की वजह से उसके पिताजी ने उसे घर से बाहर निकाला था। फिलहाल घर पहुंचते ही जैसे ही उसकी नजर दिव्या पर पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसके वो सपने देख रहा है वो उसे यहाँ मिल जाएगी। अगर आपने शुरू से नोटिस किया होगा तो आपको पता होगा कि दिव्या और अनीसा, इन दोनों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा है। रोशन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अनीसा के सामने खड़ा है। फिलहाल दिव्या और अनीसा ये दोनों अलग अलग हैं या फिर एक ही हैं, वो तो हमें आगे कहानी में पता चलेगा। फिलहाल यहाँ आने के बाद उसे मालूम चलता है कि दिव्या उसकी भाभी है, यानी कि सौरभ की पत्नी है। लगभग वो 7 सालों से वापस घर आया नहीं था, तो इसलिए उसे ये सब पता नहीं था। फिलहाल सौरभ अपने भाई से कहता है कि कागज पर साइन कर देना और फिर चले जाना, और इतना याद रखना कि अपनी वो हरकतें वापस मत करने लगना। इसके बाद रोशन अपने दोस्त माजिद के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि दिल धड़क ऐप पर जिस लड़की से वो बात करता है वो उसकी भाभी है। मैं उसके पीछे पागल हो चुका हूँ, मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं। हालांकि उसका दोस्त उसे समझाते हुए कहता है कि देख भाई, वो तेरी भाभी है, वहाँ पर कोई घिनौनी हरकत मत करना। जिस पर रोशन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो पैसे मैंने उस पर उड़ाए हैं वो मैं वसूल करके रहूंगा, मुझे वो हर कीमत पर चाहिए, मैं उसे हासिल करके रहूंगा। अब इसके बाद से रोशन हर वक्त अपने भाभी पर नजरें गड़ाए रखता था। वो मौके की तलाश में था। वो दिव्या को छेड़ता था, उसे टच करता था, लेकिन दिव्या जरा भी भाव नहीं देती थी। फिलहाल प्रॉपर्टी के कागज तैयार हो जाने के बाद रोशन उस पर साइन कर देता है और अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन उसका इरादा बदल चुका है। वो भाभी को लिए बिना इतनी आसानी से थोड़ी जाने वाला है। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तब वो दिव्या को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दिव्या उसे झटक देती है और उसे दूर रहने के लिए बोलती है। और तभी रोशन उसे अनीसा के नाम से पुकारता है। हालांकि दिव्या उससे कहती भी है कि कौन अनीसा, जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से तुम्हारी गंदी नजर मुझ पर है, आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। तभी रोशन उसे कहता है कि अरे मैं समझता हूँ कि पति के सामने थोड़ा अच्छा दिखना पड़ता है, पर अभी तो वो भी यहाँ पर नहीं है, घर में कोई नहीं है, अभी तुम वो अपना गेम खेल सकती हो, सबको अपना हक होता है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में जो करना चाहे वो कर सकता है। फिलहाल दिव्या उसकी बात नहीं समझ पा रही थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। जब वो दोबारा दिव्या को टच करने की कोशिश करता है तो वो उसे दूर करके उसे एक थप्पड़ भी मारती है और उससे कहती भी है कि दोबारा टच करने की कोशिश मत करना। जिस पर रोशन कहता है कि मेरे सामने ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो उसे उसका वीडियो दिखाता है। वीडियो को देखने के बाद दिव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा कुछ किया है। हालांकि वो रोशन से कहती भी है कि मैं ये नहीं हूँ। जिस पर रोशन धमकी देते हुए कहता है कि जब मैं ये तुम्हारे पति को दिखाऊंगा ना तब सब पता चल जाएगा कि कौन है ये। जिस पर दिव्या उसे रोकती है, उसके सामने हाथ जोड़ते हुए उससे कहती है कि ये सौरभ को मत दिखाना, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो पैसे ले लो, लेकिन प्लीज इसे डिलीट कर दो। जिस पर रोशन कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे प्यार हो गया है तुमसे और मैं हर हाल में तुम्हें हासिल करके रहूंगा। इसके बाद रोशन उसके बहुत करीब आ जाता है और वो उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त अचानक से सौरभ घर आ जाता है और वो रोशन को ऐसा करते हुए देख लेता है। लेकिन फिर भी सौरभ इस चीज को नजरअंदाज करता है। वो इस पर कुछ खास ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे रोशन की हरकतों के बारे में पता था। अगले दिन दिव्या अपने मायके यहाँ जाती है और वहाँ जाने के बाद अपने भाभी से मिलती है। वो उस वीडियो के बारे में अपने भाभी को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। वो अपनी भाभी को बताती है कि उस वीडियो में मैं नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं वो कौन है, बिल्कुल मेरे जैसा ही है, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अपनी भाभी को रोशन की हरकतों के बारे में भी बताती है। हालांकि वो पुलिस के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसकी भाभी उससे कहती है कि देख, पहले तो इसके बारे में जा करके अपने पति को बता, फिर आगे क्या करना है वो तुम्हें बताएंगे, सीधा पुलिस के पास जाने से बहुत बदनामी होगी। इसके बाद दिव्या ये सारी बातें अपने पति को बताने के लिए सीधा घर जाती है, लेकिन घर पर सिर्फ रोशन ही था, घर के सारे लोग बाहर गए थे। वो प्रॉपर्टी के कागज पर रजिस्ट्री करवाना था, तो इसलिए सौरभ अपनी माँ के साथ बाहर गया था और अब रोशन को दिव्या के पास आने का काफी अच्छा मौका मिल जाता है। लेकिन जैसे वो दिव्या को छेड़ने लगता है तो उसी वक्त यहाँ पर सौरभ आ जाता है और वो सौरभ को फिर से ऐसा करता हुआ देख करके उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है, उसे बहुत मारता है। और उसी समय अचानक से रोशन अपना फोन निकाल करके सौरभ को वो वीडियो दिखा देता है। वो सौरभ से कहता है कि तुम्हारी बीवी 15 मिनट के 2000 लेती है, ये इसका ऑनलाइन धंधा है। हालांकि दिव्या अपने पति को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। फिलहाल सौरभ को अपने भाई की हरकतों के बारे में पता है, इसलिए वो उसे मार मार करके घर से बाहर निकाल देता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर वो दोबारा इस गाँव में दिख गया तो वो उसे जान से मार देगा। रोशन के चले जाने के बाद दिव्या अपने पति से कहती है कि मुझे उस वीडियो के बारे में सच में कुछ नहीं पता, उस
उस वीडियो में मैं नहीं हूँ। हालांकि सौरभ उससे कहता है कि अगर वीडियो में तुम नहीं हो तो वो कौन है, तुम ही तो दिख रही हो ना वीडियो में, मैं तुम पर यकीन करूँ या फिर उस वीडियो पर। जो हुआ वो सब भूल जाओ, आगे से ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। यही बोल करके सौरभ इन बातों को भुला देता है। लेकिन अगले दिन जब घर पर शिव चर्चा की पूजा हो रही थी तभी अचानक से सभी लोगों के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आने लगता है। दरअसल रोशन ने सबके व्हाट्सएप पर दिव्या का वो वाला वीडियो वायरल कर दिया था। मतलब कि दिव्या के इस वाले वीडियो के बारे में अब सबको पता चल चुका है। अब दिव्या का क्या हाल होने वाला है वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है। तो सीन शिफ्ट होता है मुंबई में, जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि बिल्डिंग के अंदर सीक्रेट तरीके से एक रैकेट को चलाया जा रहा है। यहीं से सारी लड़कियां दिल धड़क ऐप पर ऑनलाइन आती हैं और यहीं पर हमारी मुलाकात अनीसा से होती है। दरअसल लाइव जाने से पहले वो डीप फेक की मदद से दिव्या का चेहरा अपने चेहरे पर लगा लेती थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा न दिख करके लोगों को दिव्या का चेहरा दिखता था। इस तरह से दिव्या AI डीप फेक का शिकार हो गई। मतलब मजे कोई और ले रहा है और बदनाम दिव्या हो रही है। दिव्या का वो वाला वीडियो हर किसी के पास जा चुका था और उस वीडियो को देखने के बाद लोग अलग अलग तरीके से उसका मजाक बना रहे थे। अगर आपको गांव के रीति रिवाज के बारे में पता है तो आपको ये भी पता होगा कि गांव के लोग इन सब बातों को कितना ज्यादा सीरियस लेते हैं और जब घर की बहू ही ऐसा करे तो समझ जाओ कि नाक कट जाती है। हालांकि दिव्या अपनी सासू माँ के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह से बोलने से कुछ थोड़ी साबित होगा। वीडियो में जो दिख रहा है लोग उस पर यकीन करेंगे, ना कि उसकी बातों पर। गाँव समाज के लोगों को ये नहीं पता है कि AI का जमाना चल रहा है। मौके का फायदा उठा करके आस पास के लोग भी दिव्या पर ताना मारने लगते हैं। लोग अलग अलग तरीके से बातें करके दिव्या को बदनाम करने लगते हैं। कहते हैं कि ऐसी हरकत की है तो अब तक तो डूबकर मर जाना चाहिए था। उसकी सासू माँ को भी दिव्या से नफरत हो गई थी। हालांकि दिव्या अपने सासू माँ के पैर पकड़ लेती है, उनसे कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा यकीन करो। लेकिन वो दिव्या को धक्का दे देती हैं और कहती हैं कि मेरे घर से अभी निकल जा। हालांकि सौरभ अपनी माँ से कहता है कि एक बार उसकी बात तो सुन लो, लेकिन उसकी माँ बात सुनने के बजाय वो उल्टा उसे ही डांटने लगती हैं। वो सौरभ से कहती हैं कि कचरे को घर से बाहर फेंक देना चाहिए, तू कचरे की साइड कैसे ले सकता है। माँ के आगे बेटा भी मजबूर था, वो कुछ कर नहीं सकता था। इसके बाद सासू माँ दिव्या का बैग लेकर के उसे घर से बाहर निकाल देती हैं और उससे कहती हैं कि दोबारा मेरी चौखट पर दिखाई मत देना। और वो अपने बेटे से भी कहती हैं कि अगर तुझे उसकी साइड लेना है तो तू भी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। घर से निकाल देने के बाद दिव्या को हर जगह बदनामी का सामना करना पड़ रहा था। उसकी वीडियो की वजह से ही बीच रोड पर लोग उसे छेड़ रहे थे। लोग उसके ऊपर कचरा फेंकते हैं, कीचड़ फेंकते हैं। देख लो भाई, यही होता है समाज। और समाज की बात छोड़ो, दुख तो तब बहुत ज्यादा होता है जब अपने ही लोग अपनाने से इनकार कर देते हैं। अपने हालत को कोसते हुए वो अपने घर पर जाती है जहाँ उसके पिताजी अपने घर के अंदर आने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी जैसी बेटी हो तो डूबकर मर जाना चाहिए। दिव्या की एक भी बात ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। आखिरी उम्मीद लेकर के वो अपने घर पर आई थी, लेकिन घर वाले भी उसे यहाँ से भगा देते हैं। इतनी बेइज्जती सहन करने के बाद अब मरने के अलावा दिव्या को और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। रेलवे ब्रिज पर जाने के बाद वो पानी में कूद करके अपनी जान दे देती है। जब रोशन को पता चला कि दिव्या ने सुसाइड कर लिया है तब उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि दिव्या की मौत नहीं हुई है, वो अभी जिंदा है और उसके जिंदा होने की वजह उसकी भाभी थी। पता नहीं कैसे, लेकिन उन्होंने दिव्या को बचा लिया था। फिलहाल वो दिव्या को बताते हैं कि हर तरफ बहुत बदनामी हो रही है, तुम्हारे माता पिता एक हफ्तों से कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। सौरभ ने खुद दारू पी करके अपना बुरा हाल कर रखा है, हमारा अंदर बाहर आना जाना मुश्किल हो गया है। इसके बाद दिव्या अपनी एक दोस्त कंगना के पास कॉल करती है जो कि मुंबई में रहती है। दरअसल दिव्या ने डिसाइड किया था कि वो मुंबई जाएगी और ये जो कुछ भी हो रहा है इन सब के बारे में पता लगाएगी। अब अगर जिंदगी ने एक मौका दिया है तो वो खुद को गलत साबित करके रहेगी। उसे मुंबई जा करके ये पता लगाना होगा कि आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रहीस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है और ये वही आदमी है जो इस पूरे रैकेट को चला रहा है। उसके अंडर में ढेर सारी लड़कियां काम करती हैं। फिलहाल एक लड़की उसे धोखा देने की कोशिश कर रही थी। दरअसल ये लड़की पहले इनके यहाँ ही काम करती थी, लेकिन काम के दौरान उसने ढेर सारे कस्टमर के नंबर ले लिए और अब वो घर से ही वीडियो कॉल करके उन कस्टमर से बात करती है, उनसे पैसे ऐंठती है, जो कि रहीस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि एक प्रकार से ये तो गद्दारी हुई ना। हालांकि वो लड़की कहती भी है कि सारा जिस्म हम दिखाते हैं, सारा काम हम करते हैं और बदले में हमें मिलता क्या है, सिर्फ 30%। 70% तो तुम रख लेते हो, 30% में हमारा कैसे गुजारा होगा। तो रहीस को धोखा देने की यही मेन वजह थी। धोखा देने के बदले में वो उस लड़की को सारा दिन लाइव रहने के लिए बोलता है और जब तक एक हफ्ते के सारे
सारे पैसे वसूल नहीं हो जाते तब तक उसे लाइव ही रहना था। इसके बाद हमें दिव्या को दिखाया जाता है जो कि अपनी दोस्त कंगना के घर पर मुंबई में आ चुकी है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सारी चीजों के बारे में वो कंगना को बताती है, जिस पर कंगना उसे कहती है कि इस दुनिया में हमारे जैसे 7 हमशक्ल होते हैं और मुंबई इतनी बड़ी सिटी है, तू उसे कहाँ ढूंढेगी? ये मुंबई है, इतनी बड़ी सिटी में उसे ढूंढ पाना मुश्किल है। हालांकि दिव्या उससे कहती है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी, मेरे पास और कोई काम नहीं है, मुझे खुद को गलत साबित करना होगा। कंगना को एक्टिंग करने का बड़ा शौक है, वो अपने दम पर एक्टर बनना चाहती है। फिलहाल मौके पर वो कुछ फोटो शूट वगैरह करवाती है जिससे उसका घर चल रहा है। हालांकि दिव्या उससे कहती भी है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, जिस पर कंगना उससे कहती है कि ये मुंबई है, यहाँ गुजारा करने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। मैं चाहूँ तो अडल्ट फिल्में बना करके रातों रात अमीर बन सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने दम पर एक्टर बनना है, मुझे अपने किरदार पर दाग नहीं लगाना है। इसके बाद कंगना घर जा करके दिव्या को एक लाइव स्ट्रीम ऐप के बारे में बताती है जिस पर लड़कियां एडल्ट फिल्में बनाती हैं। लेकिन ये लाइव स्ट्रीमिंग वाला ऐप अलग था, अगर ये लोग ढूंढते भी तो वो यहाँ इन्हें नहीं मिलती। वो जो दिल धड़क ऐप है वो पर्सनली किसी के द्वारा बनाया गया है। उस ऐप के बारे में पता लगाने के लिए दिव्या रोशन से कांटेक्ट करती है। रोशन एक ऑटो बुक करके दिव्या के बताए हुए एड्रेस पर आता है। असल में दिव्या उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है, लेकिन असल में दिव्या का इरादा कुछ और था। वो अपने दोस्त के साथ मिल करके रोशन को रस्सी से बांध देते हैं, उसके सारे कपड़े उतार करके उसका एक वीडियो बनाते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं। असल में दिव्या उससे उस ऐप के बारे में पूछ रही थी जिस ऐप से उसने वो वीडियो निकाला था, और जब वो अपना मुंह नहीं खोलता है तब दिव्या उसे कई बार थप्पड़ मारती है। अभी भी जब वो अपना मुंह नहीं खोल रहा था तब दिव्या अपने चाकू को थोड़ा सा नीचे घुमाती है, जिससे रोशन समझ जाता है कि अगर अब भी उसने मुंह नहीं खोला तो प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद वो इन लोगों को दिल धड़क ऐप के बारे में बता देता है और ये भी बताता है कि उस पर एक अनीसा नाम की लड़की है। वैसे तो उस ऐप को खोलना आसान था, लेकिन किसी से बात करने के लिए सबसे पहले इन्हें अकाउंट बनाना था, जिसके बाद कंगना जल्दी से एक अकाउंट बना लेती है। इसके बाद वो अनीसा का नाम सर्च करके उससे ऑनलाइन बात करती है, लेकिन इस समय अनीसा का असली चेहरा दिख रहा था, मतलब कि इस समय उसने डीप फेक का इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि दिव्या कहती भी है कि हमने अनीसा से बात किया था, वो कहाँ पर है, जिस पर वो लड़की कहती भी है कि मैं ही तो अनीसा हूँ। उसी समय दिव्या उसे डीप फेक वाला वीडियो दिखाने लगती है और वीडियो दिखा करके उससे कहती है कि मैं इस अनीसा की बात कर रही हूँ। अनीसा को अच्छे से पता था कि ये डीप फेक वीडियो है। कुछ बोलने से पहले ही इनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये लोग उससे बात भी नहीं कर पाते। तब कंगना बताती है कि इस ऐप को पर्सनली कोई चला रहा है, वो जब चाहे तब अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है। इनके सर्वर में जा करके छेड़छाड़ करना बहुत खतरनाक होता है, इससे हम प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। इसके बाद माजिद उसी एड्रेस पर जाता है जहां पर रोशन को उस ऑटो वाले ने छोड़ा था, और यहां पर आने के बाद उसे एक कमरे में रोशन मिलता है। जिसके बाद ये लोग रोशन को छुड़ा तो लेते हैं, लेकिन वो उन दोनों लड़कियों पर काफी भड़का हुआ था। अगले दिन कंगना के घर पर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कंगना ने कोई भी पिज्जा ऑर्डर नहीं किया था। कंगना को पता था कि जो स्टाफ है वो कभी कभी गलती से ऑर्डर कर देते हैं, इसलिए वो कहती है कि कैंसिल मार दो, हमें नहीं चाहिए। डिलीवरी बॉय कहता है कि मैं कैंसिल नहीं कर सकता, आपकी तरफ से कैंसिल करना होगा, पिज्जा ले लो वरना इसके चक्कर में मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन कंगना उसे लेने से इनकार कर देती है। डिलीवरी बॉय कहता है कि ठीक है मैं कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन सबूत के तौर पर मुझे आपका फोटो लेना होगा। वो इन दोनों का फोटो लेता है और फोटो ले जाने के बाद उसे रहीस को दिखाता है। दरअसल वो रहीस का आदमी था और रहीस ये जानना चाहता है कि आखिर वो दोनों लड़कियां हैं कौन जो उसके सर्वर में जा करके पूछताछ कर रही थी। अगले ही वो उन दोनों के घर पर पुलिस वालों को भेज देता है। पुलिस वाले कहते हैं कि आपके खिलाफ वारंट आया है, आपको गिरफ्तार करना होगा। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इन्हें लेकर के पुलिस स्टेशन जाते हैं। जो इस थाने का मेन इंचार्ज था वो इनसे कहता है कि तुमने गलत वेबसाइट पर लॉगिन किया था, साइबर कैफे से हमें शिकायत आई थी, इसलिए हमने तुम्हें गिरफ्तार किया है। जिस पर दिव्या कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम किसी के बारे में पता कर रहे थे। अब इसके बाद दिव्या उसे अपनी सारी बातें बता देती है जो उसके साथ घटना हो रहा था, और उसे वो अपनी हमशक्ल वाला वीडियो दिखा देती है। दिव्या कहती है कि मैं इसे ढूंढ रही हूँ, इसकी वजह से मेरी बहुत बदनामी हुई है, लेकिन पुलिस वाला इनकी बात सुनने के बजाय इनके उस वीडियो को ही डिलीट कर देता है और इनके पास वही आखिरी सबूत था। हालांकि जब ये दोनों इस चीज का विरोध करती हैं तो एक पुलिस वाली आकर के इन दोनों को थप्पड़ मारती है और फिर इन्हें वापस घर भेज देती है। दिव्या को समझ में आ गया था कि इस तरीके से काम नहीं बनने वाला है, अगर उसे खुद को साबित करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। दरअसल अब दिव्या खुद उस रैकेट में जाना चाहती थी ताकि वो सामने से उस लड़की के बारे में पता लगा सके। इसके बाद वो अपना कपड़ा उतार करके एक वीडियो शूट करती है
और ट्रायल के तौर पर उसे ऐप पर अपलोड कर देती है, जिसके अगले दिन रईस उससे बात करने के लिए उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। लेकिन रईस को उसके बारे में पहले से ही सब कुछ पता था, इसीलिए उसे काम पर लगाने से पहले उसके बारे में अच्छे से जानना चाहता था। यहाँ पर दिव्या को मालूम चलता है कि थाने में जो पुलिस वाले थे वो रईस के आदमी हैं, इसलिए इन लोगों को दिव्या पर डाउट होता है कि कहीं वो कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। इन्हें दिव्या पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए रईस सबसे पहले उसकी जांच करवाता है। ये लोग चेक करते हैं कि कहीं वो कैमरा या फिर माइक वगैरह तो नहीं लगा कर आई है। जब इन्हें दिव्या के पास कुछ नहीं मिलता तब रईस उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है, आखिर वो काम क्यों करना चाहती है। तब दिव्या उसे बताती है कि आपके यहाँ से मेरी एक वीडियो वायरल हो चुकी है, पूरे गाँव में मेरी बदनामी हो रही थी, इसलिए मैं भाग करके मुंबई आई। लेकिन मुंबई आने के बाद भी जीना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं ये काम करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। रईस उस पर भरोसा करके उसे काम देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि दिव्या खूबसूरत थी और उससे इन्हें ज्यादा पैसा मिल सकता था। वो दिव्या को पहले ही बता देता है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद ये लोग दिव्या का उसका स्टूडियो दिखाते हैं, जहाँ से उसे लाइव वगैरह करना था। उसे एक छोटा सा कपड़ा दिया जाता है जिसको पहन करके वो लाइव करने लगती है, और उसके लिए अच्छी बात ये थी कि वो मास्क लगा करके लाइव कर रही थी, ताकि बाई चांस दोबारा उसकी कोई वीडियो न वायरल हो। एक दिन हॉल में घूमते हुए वो एक आदमी को देखती है जो यहाँ के कर्मचारियों को गाली दे रहा था, उसे डांट और मार भी रहा था। दरअसल इन लोगों को नई नई लड़कियां नहीं मिल रही थी, इसलिए वो इन्हें गालियां दे रहा था। उसका नाम जैकी था, और अब जाकर के दिव्या को मालूम चलता है कि इस रैकेट के पीछे अभी और भी लोग हैं। यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि जैकी भी दिव्या का दीवाना है, वो उसके वीडियोस और लाइव को देखता है। फिलहाल दिव्या को ये जानना था कि आखिर ये जैकी है कौन, इसलिए वो यहाँ की एक लड़की से बात करती है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अनीसा थी, जिसने डीप फेक के जरिए दिव्या के फेस का इस्तेमाल किया था। दिव्या उससे पूछती है कि आखिर वो कब से यहाँ पर काम कर रही है। जब अनीसा उसे बताती है कि वो यहाँ पर पिछले 1 सालों से काम कर रही है, तब दिव्या उससे जैकी के बारे में पूछती है। अनीसा उससे बताती है कि जैकी एक मास्टरमाइंड है, वो डीप फेक का इस्तेमाल करता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ काम करती हैं और वो अपना फेस नहीं दिखाना चाहती, इसीलिए जैकी डीप फेक का इस्तेमाल करके हमारे चेहरों पर किसी और का चेहरा लगा देता है। वो चेहरा 10 से 15 दिनों तक चलता है और फिर उसे चेंज कर देता है। दिव्या को डीप फेक का मतलब अच्छे से नहीं पता था। अनीसा उसे बताती है कि हमारा पूरा बॉडी तो रहता है लेकिन फेस किसी और का लग जाता है, मतलब कि एक लड़की के चेहरे पर दूसरे लड़की का चेहरा लगा देता है। इस तरह से हमारा असली चेहरा नहीं दिखता और हम चुपचाप काम भी कर लेते हैं। मतलब कि दिव्या अब तक अपनी हमशक्ल को ढूंढ रही थी, उसे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ अनीसा उसे बताती है कि तुम्हारा डीप फेक का इस्तेमाल मैं कर रही थी। अब इसके बाद दिव्या सच का पता लगाने के लिए वो जैकी पर कई दिनों तक नजर रखती है, और फिर एक दिन उसे उस इंसान के बारे में पता चलता है जो इस रैकेट का किंग था। एक दिन जैकी आर्यन जयदेव नाम के आदमी से बात कर रहा था जो इस रैकेट का किंग है। जैकी उससे कह रहा था कि हमें और नई लड़कियों की जरूरत है, इन लड़कियों को अब और लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। आर्यन जयदेव कहता है कि बहुत जल्द कुछ नई लड़कियां आने वाली हैं। इंटरनेट पर सर्च करने के बाद दिव्या को मालूम चलता है कि आर्यन जयदेव नाम का सिर्फ एक बंदा है, और जो बंदा काफी फेमस था उसी से जैकी वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। अब इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसी आर्यन जयदेव के साथ कंगना का चक्कर चल रहा है, वो आर्यन जयदेव के साथ डेट कर रही है। हालांकि इस बारे में जब दिव्या को मालूम चलता है तो वो कंगना को फिलहाल अभी कुछ नहीं बताती। कंगना उसे बताती है कि आर्यन जयदेव बहुत बड़ा आदमी है, पॉलिटिशियन के साथ उसका उठना बैठना है, उसका खुद का क्रिकेट टीम है और कई सारी फ्रेंचाइजी चलती है। एक प्रकार से ऐसा मान लो कि वो मेरा फ्यूचर है। फिलहाल दिव्या उससे किसी चीज का जिक्र नहीं करती। ये लोग जब घर पर जाते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि रोशन अपने दोस्त माजिद के साथ इनके घर में घुस आया है। दरअसल वो इन दोनों लड़कियों को सबक सिखाने के लिए आया था, लेकिन ये दोनों बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाते हैं। दोनों लड़कियां मिल करके इन दोनों को कूट देती हैं और फिर इन्हें ले जाकर के पुलिस के हवाले कर देती हैं। यहाँ हमारी मुलाकात जानकी नाम की एक पुलिस ऑफिसर से होती है जो इस स्टेशन की इंचार्ज है। वो इन दोनों लड़कियों से पूछती है कि आखिर ये दोनों लड़के तुम्हारे फ्लैट में क्यों घुसे थे। इसके बाद दिव्या जानकी को सब कुछ बता देती है, जो कुछ भी उसके साथ शुरू से लेकर के अभी तक चल रहा था। दिव्या उसे ये भी बताती है कि इस रैकेट का किंग आर्यन जयदेव है, लेकिन जब कंगना आर्यन जयदेव का नाम सुनती है तो उसे काफी बुरा लगता है। वो दिव्या से कहती है कि तू खुद को सही साबित करने के लिए किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। हालांकि जानकी उससे कहती है कि हम उसे ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो वो हमें ला कर दो, हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक्सपोज हो सकता है। दिव्या कहती है कि अभी तो मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्द सबूत लेकर
लेकर आऊंगी। अगले दिन दिव्या काम के दौरान वापस से जैकी के ऑफिस में जा करके डाटा को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफिस में जाने से पहले यहाँ पर रईस आ जाता है और वो उसे देख लेता है। इस बार वो छोटा मोटा बहाना करके खुद को बचा लेती है। अगले दिन वो वापस से जैसे तैसे करके खुद को बचाते हुए जैकी के ऑफिस में पहुंच जाती है। इसके बाद वो जैसे ही जैकी के लैपटॉप से डाटा निकालने लगती है तो उसी वक्त यहाँ पर जैकी आ जाता है और अब दिव्या बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाती है। लेकिन यहाँ दिव्या थोड़ा सा रोल प्ले करती है। दिव्या को पहले से ही पता था कि जैकी उस पर लाइन मारता है। यहाँ तक जैकी ने उसका फोटो अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पर भी लगा रखा था। दिव्या उससे कहती है कि मैं तो अपना शक दूर करने के लिए आई थी, तुम मुझे इतना पसंद करते हो तो पहले क्यों नहीं बताया। फिलहाल जैकी बहुत घबरा जाता है और वो लैपटॉप लेकर के बाहर चला जाता है। इस बार जैसे तैसे करके दिव्या खुद को बचा लेती है। इधर हमें कंगना को दिखाया जाता है। आर्यन जयदेव उसे एक इवेंट में लेकर जाता है जहाँ वो सबके सामने अनाउंस करता है कि वो कंगना को फिल्म में काम करने के लिए मौका देने वाला है। इधर जैकी जब अपने ऑफिस में बैठ करके दिव्या के सारे वीडियोस को देख रहा था तो उसी वक्त दिव्या उसके पास आकर के उससे कहती है कि रईस तुम्हें बुला रहा है। एक प्रकार से वो जैकी का ध्यान भटका रही थी। वो जैसे ही रईस के ऑफिस में जाता है तो उसी वक्त दिव्या उसके ऑफिस में चली जाती है और जल्दी से वो सारे डाटा को एक पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर लेती है। इसके बाद वो सारा डाटा ले जा करके जानकी को दे देती है, जिसमें आर्यन जयदेव साफ साफ कह रहा था कि वो नई लड़कियों को लाने वाला है। उसे गिरफ्तार करने के लिए इतना बड़ा सबूत काफी था। सबसे पहले ये लोग उस रैकेट पर छापा मारते हैं ताकि इन्हें कुछ सबूत मिल सके, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि सब कुछ तो साफ हो चुका है। दरअसल इन लोगों को किसी ने पुलिस के आने की खबर दे दी थी और खबर देने वाला कोई और नहीं बल्कि रोशन था, जो कि उसी जेल में बंद था। समय रहते रईस ने उसे जेल से बाहर निकाल लिया था और इसी वजह से इनके रैकेट का खुलासा नहीं हो पाया। इसके बदले में वो रोशन को ढेर सारे पैसे देता है, लेकिन रोशन को पैसा नहीं चाहिए था बल्कि दिव्या चाहिए थी। हालांकि रईस कहता भी है कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा। इसके बाद हमें आर्यन जयदेव को दिखाया जाता है। जब कंगना उससे मिलने के लिए जाती है तब वो उससे कहता है कि तुम्हारी एक खास दोस्त ने मेरी एक फ्रेंचाइजी को बंद करवा दिया है। अगर तुम अपनी खास दोस्त को मेरे हवाले करती हो तो मैं तुम्हें और ऊपर पहुंचा दूंगा। मैंने तुमसे जो वादा किया है वो वादा पूरा करूंगा और अगर तुम मेरा साथ नहीं देती हो तो मैं वैसे भी उसे ढूंढ लूंगा, लेकिन उसी के साथ फिर मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। अब इनके बीच कंगना भी बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी थी। या तो वो अपनी दोस्त का साथ दे करके आर्यन जयदेव को एक्सपोज कर सकती है या फिर वो अपनी दोस्त को धोखा दे करके आर्यन जयदेव का साथ दे करके खुद को ऊपर पहुंचा सकती है। लेकिन कंगना की प्रॉब्लम ही यही थी कि वो किसी को धोखा दे करके या फिर किसी के साथ गलत करके खुद को ऊपर नहीं ले जाना चाहती थी। वो दिव्या से वादा करती है कि वो उसका साथ देगी। इसके बाद वो खुद दिव्या को लेकर के आर्यन जयदेव के पास जाती है और यहाँ पर आने के बाद कंगना बदल जाती है। आर्यन जयदेव के सामने वो दिव्या का खुलासा कर देती है। दिव्या खुद एक्सपोज होकर के बहुत ही बुरी तरह से फंस जाती है। इनका सपोर्ट करने के लिए बाहर जानकी भी अपनी फोर्स लेकर आई थी, लेकिन कंगना इस बारे में आर्यन जयदेव को बता देती है, जिसकी वजह से वो इन पुलिस वालों को भी चकमा देने में कामयाब हो जाता है। जब पुलिस वाले अंदर आए तब तक पूरा घर खाली हो चुका था। जानकी को पता चल जाता है कि कंगना ने अपनी दोस्त को धोखा दिया और अब दिव्या की जान खतरे में है। इधर ये लोग दिव्या को एक फैक्ट्री में लेकर के आते हैं जहाँ पर रईस और बाकी के लोग भी थे। यहाँ दिव्या को ये भी मालूम चलता है कि इसके पीछे रोशन का भी हाथ है और जब रोशन दिव्या को यहाँ से ले जाने की बात करता है तब रईस अपने वादे से मुकर जाता है। दिव्या ने धोखा दिया था इसलिए वो उसे जान से मारना चाहता था, लेकिन उसी वक्त जैकी उसे रोक देता है। वो कहता है कि इसके जरिए हम अपनी नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। आर्यन जयदेव का साथ देने की वजह से कंगना को फिल्म में काम मिल जाता है। बदले में वो कंगना को एक नया फ्लैट गिफ्ट में देता है। इसके बाद हमें साइबर कैफे के मैनेजमेंट को दिखाया जाता है जहाँ इन्हें मालूम चलता है कि डार्क वेब पर एक ऑक्शन होने वाला है, जिसके बारे में वो कॉल करके जानकी को बताता है। वो जानकी को बताता है कि ये ऑक्शन 10 मिनट बाद स्टार्ट होगा और 20 मिनट तक चलेगा। जानकी कहती है कि उस लोकेशन के बारे में पता लगाओ, हमें हर हाल में दिव्या को बचाना होगा। दरअसल ये लोग दिव्या की बोनी लगाने वाले थे। डार्क वेब पर उसे बेच करके अपनी नुकसान की भरपाई करना चाहते थे। दिव्या को खरीदने के लिए अलग अलग देशों से कई सारे बिजनेसमैन लाइव आते हैं। दिव्या की काफी अच्छी बोनी लगनी स्टार्ट हो गई थी। ये डार्क वेब था और इसे जैकी कंट्रोल कर रहा था। कंगना को जैसे
मौका मिलता है तो वो जैकी के पास जाती है और उससे पूछती है कि अगर इसके बारे में किसी को पता चल गया तो, जिस पर जैकी कहता है कि ये सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। उसी वक्त कंगना जा करके स्विच को बंद कर देती है, जिसकी वजह से ये डार्क वेब वर्ल्ड वाइड पब्लिश हो जाता है। मतलब कि अब यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उसे सारी पब्लिक देख सकती है और इस तरह से आर्यन जयदेव की काली करतूतें दुनिया वालों के सामने आ जाती है। साइबर कैफे वाले जल्दी से जानकी के पास कॉल करके उस लोकेशन के बारे में उसे बता देते हैं। इधर आर्यन को जैसे ही पता चलता है कि उसका पर्दाफाश हो चुका है तो वो कंगना पर अपनी भड़ास निकालने लगता है और उसी वक्त यहाँ पर पूरी फोर्स आ जाती है जो आर्यन जयदेव के साथ बाकी सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और इस तरह से दिव्या की जान बच जाती है। दरअसल दिव्या और कंगना ने सारा प्लान पहले से ही बना लिया था। इन्हें पहले से पता था कि आर्यन जयदेव को एक्सपोज करना इतना आसान नहीं है, इसलिए इन लोगों को बड़ा गेम खेलना पड़ेगा। जिसके बाद कंगना जानबूझ करके आर्यन जयदेव की तरफ होने का दिखावा करती है और जैसे कंगना को मौका मिलता है तो वो आर्यन जयदेव की सच्चाई पूरी दुनिया वालों के सामने दिखा देती है। ये खबर सारे न्यूज चैनल पर चलने लगती है, जिसके बाद दिव्या के माता पिता, उसके ससुराल वालों को ये सच्चाई पता चलती है। इन्हें मालूम चलता है कि दिव्या की कोई गलती नहीं थी, वो बेकसूर थी, बस वो एक डीप फेक का शिकार हो गई थी। फिलहाल इस कहानी में आप सभी लोगों ने देखा कि एआई किस हद तक कितना खतरनाक हो सकता है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपकी माँ, बहन, बेटी कोई भी हो तो उनकी फोटोज वीडियोस को प्राइवेट रखो तो बेहतर होगा, क्योंकि बाई चांस अगर आपका कोई दुश्मन हो या फिर कोई आपसे बदला लेना चाहता है तो वो इस तरीके से आपके फेस का भी इस्तेमाल कर सकता है। पहले तो गली मोहल्ले में बदनाम हो जाओगे और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा करके ये साबित करोगे कि ये एआई है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।